नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। आपके साथ मैं हूं रोहित विक्रम सिंह। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में अपने विजय रथ को बरकरार रखना भारतीय जनता पार्टी के लिए कड़ी परीक्षा है। चंपावत और बागेश्वर उपचुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और इस बार वो मंगलौर विधानसभा सीट के अभेद दुर्ग को भेदने की रणनीति पर काम कर रही है। हालांकि अब की बार बीजेपी ने मंगलौर सीट से यूपी और हरियाणा से विधायक रहे करतार सिंह भड़ाना को प्रत्याशी बनाकर इस सीट पर दांव खेला है। हाल ही में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी तीसरे स्थान पर रही है और भारतीय जनता पार्टी दूसरे स्थान पर रही है। और यही ऐसा ही ट्रेंड 2019 में था, 2014 में था, जबकि विधानसभा का स्थिति विपरीत रहती है, क्योंकि यहाँ विधानसभा में स्थानीय मुद्दे अलग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी तीसरे स्थान पर रही है और लोकसभा में दूसरे स्थान पर रही है। इस बार जो उपचुनाव हो रहे हैं, अब परिस्थितियाँ दूसरी हैं। लोगों ने बार बार स्थानीय जो मंगलौर के दो परिवार हैं उनको प्रतिनिधित्व देखते उनको मत दिया था, उनको यहाँ से। श्रीनगर स्थित वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज के परिसर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर श्रीकोट में विश्व स्किल सेल जागरूकता दिवस की शुरुआत हुई है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया है। जागरूकता दिवस 19 जून से 3 जुलाई तक मनाया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मंत्री ने मेडिकल कॉलेज के सभी डॉक्टरों से उनके कार्यों और मेडिकल शिक्षा प्रदान किए जाने वाले प्रयासों के सुझाव लिए। साथ ही उन्होंने स्किल सेल एनीमिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया है। स्वागत करते हैं। आपने सर जो कुछ दिन पहले जो है करीब 4 दिन पहले मेडिकल कॉलेज की समस्त विभाग उत्तराखंड में विख्यात 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का प्रोजेक्ट जो है बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, काम आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिलहाल इस प्रोजेक्ट पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है और इस पूरे मामले पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आरोपों प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में 4 धाम तो विश्व विख्यात हैं ही, लेकिन एक और 5वें धाम के रूप में यहाँ सैन्य धाम का निर्माण कार्य किया जा रहा है, लेकिन हाईकोर्ट ने इसके निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी है। देहरादून में बन रहा यह सैन्य धाम पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। प्रधानमंत्री के इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर हाईकोर्ट की रोक के बाद सैन्य धाम सुर्खियों में आ गया है। दरअसल सैन्य धाम के कुछ हिस्से पर कब्जा करने का आरोप लग रहा है, जिस कारण मामला हाईकोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। मामले में अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी। मेरा बराबर से ब्याज जा रहा है, दुनिया भर की जवाबदेही है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं दी। इतने पत्र दे रखे, आप लोगों में पत्र की कॉपी भी उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन कोई सुनवाई, मजबूर होकर मुझे कोर्ट जाना पड़ा। राजनाथ जी से भी शिकायत मेरी राजनाथ जी से जिस दिन इत्तेफाक की बात है, उनका जन्मदिन था, मैं मिलने गया था इसी विषय में। उनके साथ प्यारो हैं, केपी है या नाम मुझे ढंग से ध्यान नहीं है, हमारी दीदी सुषमा खलवाल जी मुझे लेके गई थी, उन्होंने मिलवाया था। उन्होंने सरकार से बात करी या नहीं करी है मेरी जानकारी में नहीं। देहरादून निवासी संजय कन्नौजिया का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी सीमा कन्नौजिया के नाम से जमीन खरीदी है, लेकिन हैरत की बात यह है कि उनकी 1500 मीटर जमीन पर सैन्य धाम का निर्माण हो चुका है, जिसे वो कब्जा मानते हैं। सैन्य धाम का जो मुख्य गेट बन रहा है वह उनकी जमीन पर है। कई बार वो इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन आरोप है कि उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने फिलहाल निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है। सैन्य धाम में उनकी कितनी जमीन पर निर्माण हो रहा है, इसको लेकर जब उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी तो उसमें भी स्पष्ट है कि उनकी जमीन पर निर्माण कार्य हो रहा है।
नहीं, मेरे से कोई भी सहमति नहीं हुई है। कोई सहमति हुई है तो इनको मुझे कोई पत्र दिखाएं। मेरे से बल ये था, इन्होंने जब निर्माण कर लिया, मैंने इन लोगों से कई बार बोला नाप करके मेरी ज़मीन अलग कर दो, तो पटवारी और टाल मटोली करते रहे। फिर मुझे सूचना का अधिकार में जवाब प्राप्त हुआ कि मेरी 1400 मीटर ज़मीन इनकी अंदर आ गई है, जो कि मेन ज़मीन मेरी खसरा नंबर 211, जिसमें मुख्य द्वार बना हुआ और लेफ्ट हैंड में एक टिकट का काउंटर जो भी बता रहे हैं जो बन रहा है वो मेरी ज़मीन पे बन रहा है। विरोध करने के बाद भी मेरे से कई बार हुआ, बाकायदा आप मानेगा अधिकारियों ने भी बोला कि हम लपड़ में नहीं पड़ते, उन्होंने काम बंद करा। फिर उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट पे एसडीएम साहब ने बुलाया, इससे पहले नंदन जी थे, फिर एक वो आए थे सैनी जी आए थे, शायद दीपक सैनी थे एसडीएम, और उसके बाद हरिगिरी जी आए। उन्होंने कहा नहीं मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको काम करो तो मैं दूसरी जगह ज़मीन दे देंगे। इन्होंने ज़मीन मुझे दिखाई भी और मुझे बाउंड्री वाल भी करवाई, लेकिन उस बाउंड्री वाल का मैं करूँगा ना, मेरे हाथ में कोई कागज़ है ना मेरे हाथ में एक पत्र है। जब इन्होंने बोला कोई भी चीज़ मेरे पे नहीं है, उसके अलावा इन्होंने एक नई रोक लगा दी कि 500 मीटर के अंदर निर्माण नहीं होगा। तो मेरा तो विरोध इस चीज़ का है, बाकी मेरे ना तो सैन्य धाम का विरोध है, वो तो हमारे सरकार का काम है। संजय कन्नौजिया का आरोप यह भी है कि उन्हें उनकी जमीन के बदले दूसरी जमीन सैन्य धाम के बगल में देने की भी बात कही गई। लेकिन दूसरी तरफ सरकार के स्तर से एक प्रस्ताव चला गया है कि सैन्य धाम के 500 मीटर में कोई दूसरा निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। लेकिन उन्हें जो जमीन आवंटित की जा रही है उस पर वो कोई निर्माण कार्य कर ही नहीं सकते, तो फिर उस जमीन का वो करेंगे क्या? वो सैन्य धाम का विरोध नहीं कर रहे हैं, बस उन्हें उनके जमीन के बदले ऐसी जगह जमीन दी जाए जहां वो अपनी जमीन पर निर्माण कार्य करवा सके और इसका बाजार मूल्य उनकी जमीन के बराबर ही हो जो सैन्य धाम में उपयोग हुई है। हमारे उत्तराखंड की धरती में इतना बड़ा टेंपल बन रहा है, इसको तो हमारी खुशी की बात है। लेकिन मैं भी एक फौजी का पुत्र हूँ, अगर वो सैनिकों की आंगन की मिट्टी लेके वो बना रहे हैं तो या तो जीते जी समाधि बना रहे हैं लोग। उसके लिए आप मेरे बारे में सोचें, जो आप लोगों का मीडिया का जो आदेश होगा, जो जनता कहेगी, तो मैं वो मानने को तैयार हूँ। मेरी जगह अगर मैं गलत हूँ तो जो जगह सरकार जो जनता देगी मुझे मंजूर है। मैं अपनी लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं अपनी चीज़ का जो मैंने जिसमें स्टाम्प ड्यूटी दी है, इनकम टैक्स मैं दे रहा हूँ, स्टाम्प ड्यूटी मैं दे रहा हूँ, और सब कुछ मैं दे देने के बाद में और उसका निर्माण कर रहे हैं लोग। मामले में राज्य सरकार के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि हाईकोर्ट पर टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन कुछ गलत तथ्य कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं, क्योंकि अभी तक 500 मीटर के दायरे में निर्माण कार्य पर रोक लगाने का कोई फैसला सरकार की ओर से नहीं लिया गया है। केवल सैनिक कल्याण निदेशालय की तरफ से प्रस्ताव शासन को गया है और जो व्यक्ति कोर्ट गया है उसका अभी दाखिला खारिज नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन जो गलत तथ्य प्रस्तुत वहाँ पर किए गए, अभी सरकार ने 500 मीटर के निर्माण पर कोई रोक नहीं लगाई है। सैनिक कल्याण का एक प्रस्ताव शासन में गया है कि सैन्य धाम के आसपास 500 मीटर तक रोक लगाई जाए। उसने सिर्फ उसी को मेंशन करते हुए एक रिट दाखिल की और जो अगली तारीख में कहीं स्टैंड नहीं करेगी, हम अभी अपना वकील खड़ा करेंगे, क्योंकि हमने ऐसा कुछ फैसला अभी लिया नहीं है। और जिस व्यक्ति ने जो मुझे बताया गया, मैंने जिलाधिकारी से पता किया है, और उस व्यक्ति का कोई म्यूटेशन ज़मीन का अभी तक नहीं हुआ है, वो उसका कोई राइट भी नहीं। पूरे प्रकरण पर अब विपक्ष भी सरकार की नीति पर सवाल उठा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सैन्य धाम का निर्माण जब से शुरू हुआ था तब से ही इसको लेकर विवाद है। कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी से लेकर जबरदस्ती कब्जे की भी बात सामने आई है। करण माहरा ने कहा कि पिछली विधानसभा में उन्होंने और मनोज रावत ने इसको लेकर सवाल उठाया था। विधानसभा ने जनरल हनूद साहब, जिन्होंने हमको पाकिस्तान से लड़ाई जिताई थी, उनका यहाँ एक मकान था जिस पर उनकी रेजिमेंट हर साल कार्यक्रम करती थी। हमने कहा था कि उसी को सैन्य धाम के रूप में विकसित कर दें, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया और हम नई जगह पर यह सब करके सरकार अपनी मनमानी कर रही है। देखिए, इसमें बहुत सारे विवाद थे। बनने के साथ ही उसमें टूट शुरू हो गई थी, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी ठीक नहीं थी, ये भी विवाद था कि ज़बरदस्ती कब्जे हो गए हैं, इस तरह का। और आपको याद होगा, मैंने और मनोज रावत ने पिछली विधानसभा में एक प्रश्न उठाया था कि जनरल हनूद साहब, जिन्होंने हमको पाकिस्तान से लड़ाई जिताई थी, टैंक्स रेजिमेंट के साहब थे, लेफ्टिनेंट जनरल हनूद,
उनकी एक भूमि थी, कर्म भूमि, उनका एक यहाँ मकान बना हुआ था अपने गुरु के उसमें, वहीं उनके रेजिमेंट आके हर साल एक कार्यक्रम करते थे। हमने कहा था उसी को सैन्य धाम के रूप में डेवलप कर दें और वो जनरल हनूत को भी एक ट्रिब्यूट होगा, लेकिन नहीं, सरकार ने ऐसा नहीं किया। जनरल हनूत की समाधि के साथ क्या हुआ ये आप सब जानते हैं, उनके मेडल्स के साथ क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। और दूसरी तरफ एक नई जगह ये करके अपनी मनमानी जो की गई है, और उनके मंत्री जी भी महान हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या हो रहा है आपने देखा, पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आप कह रहे हैं कि जीरो टॉलरेंस है साहब, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं। अरे तुमने हाई कोर्ट का निर्देश नहीं मांग के तुम सुप्रीम कोर्ट गए, उन्हीं मंत्री जी का विभाग है ये वाला भी, सैन्य धाम वाला भी। तो जहाँ जहाँ गड़े जो चीज़ें वहाँ तो यही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सैन्य धाम के निर्माण को प्रदेश सरकार ने अपनी शीर्ष प्राथमिकताओं में रखा है, लेकिन अब हाईकोर्ट की रोक के बाद फिलहाल इसके निर्माण पर अगली सुनवाई की तारीख यानी 18 जुलाई तक ब्रेक लगना लाजमी है। अब देखने वाली बात होगी कि 18 जुलाई को धामी सरकार हाईकोर्ट में क्या दलील रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। मौसम खराब होने के चलते आनन फानन में 4 हेलीकॉप्टरों को ऋषिकेश के एम्स के हेलीपैड पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, जिसमें से एक हेलीकॉप्टर में योगी सरकार के मंत्री सवार थे, जबकि 3 हेलीकॉप्टरों में तीर्थयात्री सवार थे, जिन्हें सहस्त्रधारा हेलीपैड पर उतरना था। वहीं मौसम के सामान्य होने पर चारों हेलीकॉप्टरों ने अपने गंतव्यों की ओर उड़ान भरी। उत्तरकाशी में क्षेत्र पंचायत डुगडा की बैठक में क्षेत्र के विकास के साथ ही जन समस्याओं के निस्तारण को लेकर चर्चा की गई। डीएम मेहरबान सिंह बिष्ट ने पंचायत प्रतिनिधियों को अपना मोबाइल नंबर शेयर करते हुए विकास कार्यों के फीडबैक से संबंधित वीडियो उपलब्ध कराने का आग्रह किया। साथ ही डीएम ने अधिकारियों को सदन में उठाए गए मामलों को लेकर मौके पर जाकर योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समाधान करने के निर्देश दिए। बहुत पुराना मुद्दा जिसको लेकर मैं पूर्व में भी बीडीसी के अंदर चर्चा करता रहा, और 19 जनवरी जो 24 में हमारी बीडीसी हुई थी, उसमें जो हम उस टाइम सीडीओ साहब ने जो है एक आदेश किया था कि वहाँ पर जो डॉक्टर थे 2008 से कार्यरत एडिशनल पीएचसी के अंदर एक आयुर्वेद जो डॉक्टर कार्यरत थे, उनकी अनुपस्थिति को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। अब उनको बर्खास्त तो कर दिया गया है, लेकिन उस पर जो है सीडीओ साहब ने जो जांच का आदेश किया था, वो जांच का आदेश उसी दिन समाप्त हो गया था। उसके बाद वो जांच हुई ही नहीं। आज जब सीडीओ साहब ने पूछा संबंधित अधिकारियों को भी जांच का क्या रिपोर्ट है, तो पता चलता है कि जांच कोई करी नहीं गई है। तो ये बहुत ही शर्मनाक होता है कि एक जिले के उच्च अधिकारियों के आदेश को भी जब अधिकारी इस तरह से इग्नोर कर रहे हैं, तो ये मतलब किस तरह से ये समस्याओं का निराकरण हो सकता है। तो आज पुनः जो है जांच के आदेश सीडीओ साहब ने करे। डीएम साहब ने साफ निर्देश दिए हैं। काफ़ी चीज़ों में हमने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि अधिकांश शिकायतें पेयजल में जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी थी, जो गांव में बैठकर डीपीआर बननी थी, बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी की ड्रीम प्रोजेक्ट योजना में जो विभागों के द्वारा सही तरीके से या स्थानीय पंचायत प्रतिनिधियों को साथ लेकर न चल कर के जो आज डीपीआर में इतनी शिकायतें सामने आ रही है, उसका निस्तारण करने का हमने निर्देश दिए हैं। जल संस्थान और जल निगम ने हमारे माननीय प्रधानगणों और बीडीसी मेंबर्स को ये अवगत कराया कि कितने उनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो गए और कितने अभी इनकम्प्लीट हैं, और उसका डेडलाइन भी दिया है। जहाँ पे स्रोत कुछ जगह पे ऐसे इशूज़ हैं जहाँ पे स्रोतों का चयन में कुछ चूक हुई है, उसको डीएम सर ने इंस्ट्रक्ट किया है कि हमारे जो एक्सएमएम टीम में जाएंगे और स्रोतों का चयन फिर से करेंगे, या फिर कहीं हमारे कुछ टोक छूट गए हैं, या फिर कहीं पे हमारे पाइप्स ऊपर है अभी नीचे नहीं, ज़मीन के नीचे नहीं किए गए हैं, तो उनको सबको ठीक करने के निर्देश डीएम सर और खबरों में आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था पर सीएम धामी की आपातकाल बैठक में कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर चर्चा की गई है। यात्रा के प्रबंधन की विस्तृत कार्य योजना बनाने के निर्देश भी सीएम धामी ने दिया है।
वेरिफिकेशन ड्राइव जो कि पहले से चल रही थी उसे और सख्ती के साथ चलाने के निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं। अपराध के लिए नहीं कोई जगह, उत्तराखंड में अपराध के लिए कोई जगह नहीं है, सीएम ने कहा है। विकासशील प्रदेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बेहद अहम, सीएम धामी ने 2 टूक अधिकारियों को कहा है। वेरिफिकेशन ड्राइव को सख्ती के साथ चलाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि वेरिफिकेशन ड्राइव जो चल रहा था उसे और तेज़ी के साथ चलाया जाए। अपराध के लिए प्रदेश में जगह नहीं है और इस लिहाज से अधिकारी काम करें, अपराधियों को चिन्हित किया जाए, कौन आपराधिक तत्व है। विकासशील प्रदेश के लिए बेहतर कानून व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, बेहद अहम है, सीएम ने कहा है अधिकारियों को। और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम धामी की ये बैठक चल रही है और हाल ही में कांवड़ यात्रा भी होनी है। ऐसे में इसके सफल संचालन के लिए सीएम धामी ने अधिकारियों से पूछा है कि बताइए आपके क्या प्लान हैं कांवड़ यात्रा को लेकर, किस तरह से मैनेजमेंट होगा। तो वेरिफिकेशन ड्राइव को और सख्ती से लागू करने की बात की है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बेहद ज़रूरी है विकासशील प्रदेश के लिए। बिना इसकी अवधारणा के एक बेहतर विकासशील प्रदेश, विकसित प्रदेश नहीं बन सकता। हिमांशु गौड़ हमारे संवाददाता फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, सीएम धामी एक्शन में है। देखिए, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है राजधानी देहरादून में ख़राब हुई, सीएम ने आपातकाल बैठक बुलाई है, अधिकारियों से पूछा है कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए वेरिफिकेशन ड्राइव जो चल रही थी उसको और तेज़ी से चलाया जाए। ऐसे कौन से शरारती तत्व हैं जो देवभूमि का माहौल ख़राब कर रहे हैं? बैठक में और क्या कुछ निर्देश सीएम धामी ने दिए हैं? जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि राजधानी देहरादून में हाल ही में जो मामला आया उसके बाद लगातार सीएम धामी अब एक्शन मोड में हैं। अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और ऐसे में अधिकारियों को ये निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं कि आप अलर्ट मोड पर रहिए। राजधानी देहरादून समेत देवभूमि में किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना को जो है तो वो अंजाम दिया जाएगा तो उसका खामियाजा निश्चित रूप से अपराधियों को भुगतना पड़ेगा। किसी प्रकार की जो है कानून व्यवस्था यदि डगमगाती है तो उसके विरुद्ध तत्कालीन प्रभाव से कार्रवाई किया जाएगा। देवभूमि का स्वरूप ना बिगड़े, इसके लिए भी लगातार सीएम धामी प्रयासरत हैं और लगातार अधिकारियों से उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, क्योंकि सीएम का मानना है कि राज्य जो है हमारा विकासशील राज्य है और ऐसे में विकासशील राज्य की अगर कानून व्यवस्था खराब होती है तो वो राज्य के लिए घातक है। देवभूमि उत्तराखंड को कहा जाता है और ऐसे में अगर देवभूमि की कानून व्यवस्था हो, लोग आपत्तिजनक जो अराजक तत्व हैं वो राज्य में अराजकता फैलाएंगे तो वो राज्य की छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। तो ऐसे में सीएम धामी ने लगातार अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि आप चाहे कानून व्यवस्था हो चाहे हर मोर्चे पे हो, आप अलर्ट रहिए और जो अराजक तत्व हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई आप कीजिए। और कांवड़ यात्रा को लेकर भी सीएम ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। पूछा है कि बताइए आपके क्या कुछ प्लान हैं, कांवड़ यात्रा कैसे मैनेज करेंगे। पिछले वर्ष करोड़ों की संख्या में कांवड़ यात्री यहां पर पहुंचे थे हरिद्वार में। हिमांशु जी बिल्कुल रोहित, क्योंकि कांवड़ यात्रा अब शुरू होने वाली है 16 जुलाई से जब सावन लगेगा और ऐसे में सावन के महीने में तमाम देश विदेश देश प्रदेश से श्रद्धालु जो है उत्तराखंड का रुख करते हैं, विशेषकर हरिद्वार का रुख करते हैं और ऐसे में कांवड़ यात्रा का सफल संचालन करना क्योंकि एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बन जाती है, क्योंकि मानसून सीजन अपने पीक पर होता है, 4 धाम यात्रा अलग अलग अपने पीक पर होती है और ऐसे में तीसरी जो चीज है कांवड़ यात्रा वो भी अपने पीक पर होती है। इसके लिए सीएम ने लगातार अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कांवड़ यात्रा का बेहतर संचालन हो, चाहे कांवड़ यात्रियों के लिए पैदल रूट हो, चाहे हरिद्वार में उनके बेहतर व्यवस्था हो, उनके भंडारों की व्यवस्था हो, तमाम उनके रहन सहन की या बीच में कोई अराजक तत्व उनके ऊपर पथराव ना करे, उसको लेकर किसी प्रकार की अनहोनी ना हो या कांवड़ यात्रा के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी ना हो, उसको लेकर तमाम दिशा निर्देश यहाँ पर सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए। चलिए हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम इनपुट्स के लिए। 60 लाख अधिक खर्च कर दिए फिर भी लोग प्यासे हैं। जनपद उत्तरकाशी के विकास खंड चिन्यालीसौड़ के कपराड़ा गांव में जल जीवन मिशन मजाक बनकर रह गया है। ये रिपोर्ट देखिए। घर घर नल का जल पहुंचाने के लिए सरकार ने जल जीवन मिशन की शुरुआत की। दावा किया गया कि मिशन के तहत गांव-गांव पेयजल पहुंचा दी गई है, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहां योजना के तहत कार्य तो किए गए, लेकिन इसका लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया।
देवभूमि उत्तराखंड में उत्तरकाशी के विकासखंड चिन्यालीसौड़ के कपराड़ा गांव में जल जीवन मिशन के तहत लोगों के घरों में नल तो लगा दिए गए, फिर भी पानी नहीं आ रहा। लिहाजा गर्मी में गांव के लोगों का हाल बेहाल है। गांव के प्रधान का कहना है कि गांव के कुछ लोग साजिश कर रहे हैं। सर कोई समस्या नहीं है, ये व्यक्तिगत रंजिश के कारण से जरूर उपलब्ध किया जा रहा है सर। ये मतलब चुनाव रंजिश के कारण इसको देखा जा रहा है सर। वो पानी की कनेक्टिविटी है सर, आप घूम के धरातल में जीरो रिपोर्ट में भी आ गए सर। और मैंने 2 जगह टैंक के जगह 3 बना रखे सर। लाइन भी आपने देख ली, पानी पर्याप्त है सर। रात को कोई चले जाता है सर, तोड़ने की व्यवस्था कर सकते, एक तोड़ने वाला होगा सर, 10 तोड़ने वाले, एक जोड़ने वाला होगा सर, इसका कोई संविधान नहीं है सर। और मैं ग्राम पंचायत की खुली बैठक करने के लिए सर तैयार हूँ। और ग्राम पंचायत की खुली बैठक में यहाँ प्रहरी नियुक्त करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी हो व्यवस्था उसके लिए तैयार हूँ सर। और गाँव आप लिए जाए सर, ये मतलब मेरे को व्यक्तिगत टॉर्चर रूप से सर अनावश्यक परेशान किया जा रहा है सर। और आप जाँच करिए सर, अगर इसमें जाँच में पाया जाएगा सर तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं सर। जाँच करने का सबका अधिकार है सर। हमारा हर जगह घर और हर नल में जल की व्यवस्था दे रखी है सर। अब ऐसा नहीं है सर कि मतलब प्रधान जी की ऐसी व्यवस्था रहेगी कि अगर रात को पानी बंद हो रहा है तो प्रधान जी रात को ही वहाँ पानी व्यवस्था कर दे। व्यवस्था कर, ये पूरी ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है, इसकी व्यवस्था करने की पूरी ग्राम पंचायत का दायित्व बनता है सर। कपराड़ा गांव के लोग घरों में नल लगने के बाद भी परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन को बिछाते समय घोर लापरवाही बरती गई है। जमीन से लाइन को इतनी हाइट दी गई कि मीटर से भी पानी चढ़ना संभव नहीं है। सर ये है मेरी सबसे पहले कि मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे पानी दिया जाए और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो प्रधान जी कह रहे हैं कि पानी में स्रोत में पानी नहीं है, वो तो आप लोगों ने भी जांच कर चुकी है कि 3 टैंक है, तो 3 टैंकों में कितना पानी है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा घर 100 मीटर की चढ़ाई में और जो पानी का टैंक हो 100 मीटर की गहराई में, ऐसा तो है नहीं है। टैंक तो ऊपर 100 मीटर की ऊंचाई में है और घर मेरा 100 मीटर की गहराई में, तो पानी तो आना चाहिए ना। इसका मतलब मुझे इसके जांच चाहिए, तो इसमें मतलब पानी ना आने का मतलब जो समस्या है वो किस कारण। मौजूदा वक्त में गांव में जो हाल है उसमें जन जीवन मिशन के तहत विकास कार्यों के नाम पर पैसों की बंदर बांट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीणों का कहना है कि न तो संबंधित विभाग उनकी सुन रहा है और न ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसे में वे अपने घरों में 100 पीस के तौर पर लगे इन पाइपों को उखाड़कर जिलाधिकारी कार्यालय में जमा करने पर विचार कर रहे हैं। ये कहना चाहता हूँ कि जो पानी का जो लाइन लाई गई है, वो जो मेन जो अपनी लाइन थी, जो उससे वो उन्होंने वो कनेक्शन दिया नहीं है। वो नीचे से घुमा के नीचे से डाउन से दे रखे ऊपर। वो इतना वो डाउन पे वो चढ़ाई पे कौन चढ़ेगा? ये पानी कैसे चढ़ेगा इतने से पानी से? और पानी का स्रोत ही कितना है आज के डेट में? और 6 महीने से पानी तो है ही नहीं वहाँ पे। तो क्या कर रहे हो बिना पानी का? तो अगर ये पानी नहीं आएगा तो ये पाइप ये किस काम का ये पानी का? प्रहरी साहब बोले कि हमारे यहाँ पानी बराबर आ रहा है, तुम्हारे यहाँ क्यों नहीं आ रहा है? अरे हमारे इधर पानी इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ से वो डाउन वो चढ़ाई है ना, वहाँ पे यहाँ से नीचे से कनेक्शन दे रखा, ऊपर से दे तो नहीं रखा ना मीन वो कनेक्शन से। वहाँ से देते तो वहाँ से हमें ये चाहिए कि पानी चाहिए हमें। इस पानी के बारे में हमारे यहाँ पानी कभी नहीं था, तो मतलब आजकल पानी मतलब पर्याप्त है। मतलब अब पानी स्रोत में नहीं आता, कभी पानी तो आता, कभी तो होता है कभी। बस बात कह सके जिन लोगों के पास पानी नहीं आ रहा उन लोगों के प्रधान जी हमें रिक्वेस्ट है कि मतलब सभी घर में पानी पर्याप्त होना चाहिए। जब पानी होता मतलब ना वो पानी तो प्रधान अपने घर से भर के देगा नहीं किसी को। और पानी मतलब वो गाँव में निष्पक्ष जनता ग्राम समझ जनता गाँव की है, और प्रधान सभी घर में जो है पानी जो होगा सभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए। सरकार योजनाएं बनाती है, अधिकारियों को आदेश देती है, लेकिन उत्तराखंड के कई जिलों में स्थिति यह है कि यहाँ अधिकारी कार्यालय में बैठकर आराम करते हैं और ठेकेदार जैसे तैसे काम को पूरा कर पैसों का बंदर बांटकर निकल जाते हैं। गांव के लोग गुहार लगाते रहते हैं। जांच की बात कहे अधिकारी फिर नींद में सो जाते हैं और इन सब में सरकार की होती है बस बदनामी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।